नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा मॉक टेस्ट है, उसका दूसरा जो मॉक टेस्ट है आज हमारा स्टार्ट होगा। तो पिछले मॉक टेस्ट में हमने आपको बता ही दिया था कि कैसे जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज़ के आते हैं और 80 क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हमको जो है 2 घंटे मिलता है समय, ठीक है। 120 क्वेश्चन हल करने के लिए हमें 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किस हिसाब से जो है माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहती है। 120 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, वो प्रत्येक क्वेश्चन जो अगर सही आप आंसर करते हैं तो 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। 2.5 नंबर्स आपको मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में आपको 0.33% जो है 0.33 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। मतलब अगर आप एक सही करते हैं तो आपको मिलेगा 2.5 नंबर, अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका माइनस होगा कितना, 0.3 नंबर। तो आज आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जितने आते जाएं उनको आप मार्क करते जाइए, जैसे फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, इस हिसाब से आप ना जो भी आंसर हो उसको मार्क करते जाइए, ठीक है। उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो अगर सही हो तो सही का टिक कर लें, अगर गलत हो तो गलत का टिक कर लें, ठीक है। 120 तक आपको ऐसे ही गिनती जो है चलानी है। 120 तक जब आप गिनती चलाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप जितने भी सही हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है, और जितने भी गलत हैं उनको काउंट करेंगे। सही को 2.5 से गुणा करवाएंगे, उसके बाद जो जितना टोटल मार्क्स आ जाएगा उसको 0.3 से गुणा करवा के गलत वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं, ठीक है। इतना काम आज आपको करना है। इससे आपका क्या होगा, जब आप 4-5 टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, जब आप 4-5 टेस्ट दे लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन अटेंड करने से। आपको सारे 120 अटेंड करना जरूरी नहीं कि आप 120 ही अटेंड करें। जितने भी क्वेश्चन आपको जो अगर नहीं जो है लग रहा है एक भी नहीं पता, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप एकदम मत अटेंड करिए, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग में फिर क्वेश्चन आपका जाएगा। अगर आप 2 में डाउटफुल हैं, क्वेश्चन में मान लो 2 में आप जो है डाउटफुल हैं, आप 1-2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं, तो आप हमेशा जो है उसको हल कर लीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए कितने क्वेश्चन हल करने पर या फिर 80 अटेंड करने पर, 90 अटेंड करने पर, जितने भी टेस्ट होते जाएं उनको ऐसे लिखते जाइए। फिर आप एक देख लेंगे इससे क्या होता है कि जो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स किस नंबर पर अटेंड करने पर आ रहे हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क आ रहे हैं, 90 अटेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क आ रहे हैं। उसी कैटेगरी से आपको पता चल जाएगा आपको लगभग कितने क्वेश्चन वहाँ पर अटेंड करने हैं, ठीक है। आपको ये काम आज करना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो पहले टेस्ट में आप जो किए थे, सेकंड टेस्ट में आप स्टार्ट करिए, कॉपी पेन उठाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है अपने कॉपी में टिक करते जाइए, हमें भी देते जाइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक जो हमारा होता है जिसमें हमारा क्या है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इसे हम बोलते हैं त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक है, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक इस किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक हमारा संबंधित है। त्रिपिटक में हमारे 3 पिटक हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है ये है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने। आपको बताना है इसका कमेंट सेक्शन में, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। आपको बस 2 का ABC ऐसे कमेंट करना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को हमारे बनवाया था कुमारगुप्त ने। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको फटाफट आंसर देना पड़ेगा कुमारगुप्त, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, समय बहुत ज़्यादा है। चलिए, कुमारगुप्त ने जो है किसका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, नयनार क्या थे, नयनार किन्हें कहते थे। नयनार कहते थे वैष्णव धर्मानुयायियों को, या शैव धर्मावलंबियों को, या बौद्ध या जैन धर्मावलंबियों को। किस धर्म के अनुयायियों को नयनार कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है आपको वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो नयनार कहते थे शैव धर्मावलंबियों को, ठीक है। शैव धर्मावलंबियों को क्या कहा जाता था, नयनार कहा जाता था। वहीं अलवार किसे कहा जाता था, अलवार। दोनों क्वेश्चन खूब पूछे थे, नयनार और अलवार। अलवार जो है वैष्णव धर्मावलंबी होते थे, कृष्ण के उपासक होते थे। भागवत धर्म के जो लोग होते थे वो क्या होते थे, उन्हें कहा जाता था अलवार, ठीक है। अशोक का नाम निम्न में से किन अभिलेखों में या किस अभिलेख में जो है मिलता है अशोक नाम से ही। जैसे वैसे अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम लिखा हुआ है क्या, प्रियदर्शी,
ठीक है, प्रियदर्शी नाम से लिखा हुआ है अशोक का नाम। ठीक, लेकिन कुछ अभिलेख है जिसमें जो है या जिसमें जो है क्या है कि अशोक का नाम जो है मिलता है किस नाम से, अशोक नाम से। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, मास्की, उद्गोलन, निट्टूर, ये सभी। आपको ऑप्शन देना है भैया, फटाफट आंसर दीजिए। मास्की, उद्गोलन, निट्टूर, ये सभी, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा अशोक ने, जो अशोक नाम मिलता है अभिलेखों में, वो 4 अभिलेख हैं। कौन कौन से, मास्की, उद्गोलन, निट्टूर और गुर्जरा। ठीक है, मूंग याद रखिए आप, मूंग की दाल खाते हैं तो मूंग याद रखिए, मास्की, उद्गोलन, निट्टूर और गुर्जरा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सभी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो हमारा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे हमारे कौन थे, न्याय दर्शन देखो भैया, गौतम, जैमिनीज, कणाद, बादरायण, ये जो है इनमें से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। एक दर्शन था न्याय दर्शन, उसके प्रवर्तक थे कौन थे, इसमें से बताना है आपको, गौतम, जैमिनीज, कणाद, बादरायण। तो न्याय देखो, बादरायण जो थे ये किसके थे, ये थे उत्तर मीमांसा के। ये सब दर्शन है, याद रखना है आपको सारे के सारे। आपको क्वेश्चन में एक है लेकिन आपके चारों जो है याद हो जाएंगे इससे। उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब क्या होता है, बाद, तो बाद में जो आता है वो क्या है, बादरायण। ठीक है, उससे उसके बाद बात करते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनीज थे। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, जैमिनीज थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसके, वैशेषिक दर्शन के कणाद थे। वैशेषिक दर्शन के कौन थे, कणाद थे। तो न्याय दर्शन के हमारे कौन हो गए, गौतम। गौतम हमारे क्या थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था वो किसके इसके बीच में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में आपको बताना है। बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर हुएमू, मराठा अहमद शाह अब्दाली, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो छठे का जो आंसर सही होगा वो कौन सा है, ए सही है। 6 का ए सही है। क्यों, क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो तीनों हमारे पानीपत के युद्ध लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 26 में, 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हमारा 1761 में। तीनों हमारे लड़े गए थे। अगर बाबर की बात करें तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से, सब देखो, एक फार्मूला याद रखना है। बाबर ने पानी पियाया, खाना खाया, चांद देखा, फिर घर चला गया, घर गया, फिर मर गया। सिंपल से भैया बाबर की सारी कहानी याद हो जाएगी। सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध यानी पानी पिया। 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। ठीक, 1528 में चंदेरी का युद्ध यानी चांद देखा। 1529 में घर गया यानी घग्गर का युद्ध। ठीक, उसके बाद 1529 में घग्गर का युद्ध, फिर हमारा क्या है 1530 में जो है उसकी डेथ हो जाती है यानी 1530 में मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ये याद कर लो, 1526 से 30 तक हर साल का एक एक घटनाक्रम है। ये आपको सारे याद हो जाएंगे, बाबर के चारों युद्ध। ठीक है, तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध किससे हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, आपको बताना है ये जो है हमारे सामने क्या है, और कुछ दर्शन हैं। इन दर्शन में जो है कौन इसके प्रवर्तक हैं आपको बताना है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतावाद, ये जो है सारे जो दर्शन हैं इनके संस्थापक कौन कौन हैं आपको बताना है। ठीक है, अद्वैतवाद के कौन संस्थापक हैं आपको क्रम से बताना है। उसके बाद क्रम मिला के जो है इसमें ए पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अद्वैतवाद के हमारे जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, इसमें से अद्वैतवाद के समर्थक थे हमारे शंकराचार्य। ठीक है, तो पहले का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मतलब भैया ये तो ऊपर वाले सब कट गए, पहले का हमारा ऑप्शन का सही होगा बी, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पहले का दूसरा हमारा यानी अद्वैतवाद किसने दिया था, शंकराचार्य ने। शंकर जी जो है हमारे वो क्या है, अद्वितीय हैं। ठीक है, विशिष्ट कौन है, विशिष्ट है हमारे राम जी, तो रामानुज हमारे विशिष्ट द्वैतवाद दिए थे। द्वैतवाद किसने दिया था, द्वैतवाद हमारे माधवाचार्य ने दिया था। और द्वैत द्वैतावाद, ठीक है, द्वैत द्वैतावाद यानी द्वैत और अद्वैत का सम्मिश्रण करके जो है बनाया गया, उसको दिया था निम्बार्काचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने क्या, द्वैत और अद्वैतवाद दोनों को मिला दिया था। ठीक है,
चलिए, तो हमारे ये सारे ऑप्शन सही होंगे, बी ए डी सी हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक के क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। किसके इसके बीच में कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे? ब्रिटिश के बीच में और प्लस फ्रांसीसियों के बीच में। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे कर्नाटक के क्षेत्र में, जिन्हें हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, और एक हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक। इन तीनों में भैया संधियां हुई थी, इन तीनों युद्धों के बाद, चारों युद्धों के बाद। तो कौन सी संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें भी हमारा बी ए डी सी वाला ऑप्शन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा हुआ था एक्सलासापल की संधि के बाद। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी हमारी क्या? पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि, और प्रथम मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि। ये सारी जब आपको हम पढ़ाए थे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें सारी चीज़ें हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें रिवाइज आपको करनी है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाना चाहिए अगर आप हमारे साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पहला समाचार पत्र जो है कौन सा रहा था? 9 का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? बंगाल गजट, हिंदू, सुधारक और गदर, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है, 9 का ए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। बंगाल गजट जो हमारा है 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह पहला हमारा समाचार पत्र था जो भारत का था, ठीक है। इसके बाद हिंदू जो है ये हमारा जो है किसने प्रकाशित कराया था? श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर जो है इसके शुरुआत इन्होंने किया था। सुधारक जो है पत्रिका किसने स्टार्ट की थी? सुधारक पत्रिका शायद शुरू की थी गोपाल कृष्ण गोखले में भी। गदर पत्रिका हमारे लाला हरदयाल ने शुरू की थी, ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई थी गदर पत्रिका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले, ठीक है। इसमें आपको बताना है यहाँ पर भाई है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी 10 का भी हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे दूसरे थे, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे थे और जॉर्ज यूल चौथे थे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखो, एक क्रम से ही लिखा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ठीक है। अब पहले जो हमारे थे ये तो पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। फिर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी मारोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी मारोगे। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, यानी अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले मारोगे, ठीक है। तो चारों क्रम से हुए थे, पहले जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे और जॉर्ज यूले कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता गांधी जी द्वारा कब की गई थी? अमृतसर अधिवेशन 1919, कानपुर 1925, बेलगांव 1924 या हरिपुरा 1938? आपको बताना है, चलिए बताइए। तो भैया 11 नंबर का ऑप्शन जो सही है वो तीसरा सही है, ठीक है। कैसे भैया? अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 में, उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के पापा थे एम.एल. नेहरू, उन्होंने जो है की थी किसकी? अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है भारत मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हमारी थी, उन्होंने कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी। ये हमारी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इसके बाद बेलगांव की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी, और हरिपुरा अधिवेशन 1938 इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में की थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संगठन के संस्थापक हमारे जो थे ये भैया सारे क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन के वो थे। इसमें जो है वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो हमारे हैं, इन्होंने क्या किया था? अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद बात करें, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इसे जो है हमारा अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी। आगे बात करते हैं, ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर ना हो, राष्ट्रपति भी मान लो अपने पद पर नहीं, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए व्यवस्था करने का अधिकार किसको होगा? उच्चतम न्यायालय, संसद,
लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, किसके पास ये पावर्स होंगी कि वो जो है निर्धारित करेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो राष्ट्रपति के कार्य देखेगा कौन? ठीक है, तो इसका अधिकार जो है किसको होता है? संसद को होता है। और संसद ने इस अधिकार को जो है अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या किया था? एक विशेष अधिनियम बनाया। उसके तहत जो है क्या हुआ? इन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। एक कानून बनाकर ये जो है संसद ने बताया। ठीक है, और पहली बार सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, उन्होंने जो है क्या किया था? अध्यक्षता की थी, मतलब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था चीफ जस्टिस होते हुए, सिर्फ एक बार अभी तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, संसद हमारा। ठीक है, लोकसभा में मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? देखो भैया, संविधान ने तो ये बात बताई नहीं थी कि लोकसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन ये संसद ने एक भैया कानून बनाया। संसद ने एक कानून संविधान संशोधन किया। संविधान में क्या, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन कब किया था? 2003 में। ठीक है, 91वां 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया। उसमें इन्होंने बताया कि कुल सदस्यों का 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अगर 100 लोग टोटल सदस्य हैं किसी सभा में, उसमें जो है 15 ही मंत्री बन पाएंगे। ठीक है, जो तय कहाँ हुआ था? भैया लोकसभा के मंत्रियों की संख्या की बात हो रही, 15% ही बन सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? देखो भैया, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या संसद? कौन करती है इसका निर्धारण? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण सीधे सीधे करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही बताता है जो है कोई विधेयक बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, कौन विधेयक धन विधेयक है ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक भैया बहुत स्पेशल टाइप का एक बिल होता है, मनी बिल। मनी बिल क्या होता है भैया? लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसे प्रस्तावित जो है सिर्फ लोकसभा में किया जाएगा। राज्यसभा जो है इसे डिनाई नहीं कर सकती, उसे इसे पारित करना ही होता है। अगर वो पारित नहीं करती फिर भी 14 दिन तक अगर वो इसे रोक के भी रखती है तो इसे पारित मान लिया जाएगा। यानी पूरी पावर पैसे के मामले में किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। ओके, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है? बछेंद्री पाल, जुंको ताबेई, संतोष यादव या तेनजिंग? आपको आंसर देना है 18 का ABCD फटाफट। 2 बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा है? तो संतोष यादव हमारा इसका सही आंसर है। संतोष यादव जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। सबसे पहले कौन चढ़ा? बछेंद्री पाल चढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। आपको बताना है, जो हमारी जियोग्राफी की क्लासेस जो है देखें उनको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, फार्मूले से सारी चीज़ें याद करवाई गई थी आपको। ठीक है, उत्तराखंड का दर्रा कौन सा नहीं है आपको बताना है। आपको फार्मूला बताए थे क्या? आपको फार्मूला बताए थे हम, मालिनी। सिंपल सा फार्मूला था, मालिनी। मालिनी मतलब माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं। और नाथुला और जयलेपला हमारे आपको कहाँ बताए थे? सिक्किम के दर्रे हैं। तो नाथुला हमारा जो है इसमें उत्तराखंड का दर्रा ना होकर कहाँ का है? सिक्किम का दर्रा है। ठीक है, पूरे अगर उत्तराखंड के दर्रे आपको लाइन से याद करने तो आपको याद करना है क्या? थांगला, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख और सालसल। ये हमारे क्रम से उत्तराखंड के दर्रे हैं। सबसे पहले थांगला है, फिर मुलिंगला है, फिर माना है, फिर नीति है, फिर लिपुलेख है, फिर सालसल है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? हमारी जो है दूसरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है पढ़ ले बेटा मौका है वाले पे, या फिर आकाश ACC नाम से जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आपको जो है जानकारी पूरी मिलेगी हमारी जो जियोग्राफी की क्लासेस हैं उसमें। ठीक है, जियोग्राफी कंप्लीट वहाँ हो चुकी है। अगर आप लोग को जियोग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। आपको जो है ट्रिक हम आपको दे चुके हैं पहले ही ग्रुप पे, हमारे इसी चैनल पे जो है ट्रिक आपको मिल चुकी है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ याद करने के लिए। तो उसमें से आपको बताना है कौन सी इनमें से उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है। थारू, सहारिया, पंथा और टोडा। आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 20 का ऑप्शन हमारा सही होगा टोडा। टोडा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, टोडा कहाँ की है? तमिलनाडु की। उत्तर प्रदेश में आपको बताए थे 12 जनजातियाँ टोटल हैं। 12 का फार्मूला आपका बताए थे क्या? थारे मतलब थारू, बक्से मतलब बुक्सा, का सहारा मतलब सहारिया, पंथ मतलब पंथा, में भैया मतलब भूइया, पंथ में भूइया, फिर चाहे पहाड़ यानी पहाड़िया, पठार यानी पठारी, या अंगार यानी अंगारिया आए।
ठीक है, यही फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला आपको जो है बस 5-7 मिनट का जो फार्मूला है आपका जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिससे यूपी की 12 की 12 जनजातियाँ आपको एक बार में याद हो जाएंगे। थारे बक्से का सहारा पंथ में भैया, फिर चाहे पहाड़ पठार या अंगार आए, उन्हें खर वेंगा चीर के जमीन विच गाड़ देंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए उससे। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है, यूपी की नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला भैया। 20 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट भैया। 20 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। सुमेलित करना है आपको, बताना है भैया करणपुरा कहाँ पर जो है कोयला क्षेत्र है, सिंगरेनी कहाँ पर कोयला क्षेत्र है, नेवेली और कोरबा कहाँ पर कोयला क्षेत्र है, आपको बताना है भैया। ऑप्शन ABCD आपके सामने है, ACBD ABCD या जो है DBAC, आपको बताना है भैया, फटाफट बताएं। तो करणपुरा हमारा कहाँ है भैया, करणपुरा हमारा झारखंड में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है, नेवेली तमिलनाडु में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में। एकदम क्रम से हमारी लिखी हुई है, मतलब ऑप्शन हमारा ABCD सही होगा। ठीक है, तो ABCD हमारा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कहाँ पर है करणपुरा, कहाँ है झारखंड में, सिंगरेनी कहाँ है तेलंगाना में, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये सब चीज़ें हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो है ग्रह कौन सा होता है, उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। देखो भैया, ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और सूर्य का ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगाएं वो क्या है, ग्रह हैं। और जो किसी ग्रह का चक्कर लगाएं वो क्या है, उपग्रह हैं। ठीक, ग्रह का चक्कर लगाया वो क्या है, उपग्रह है। तो भैया कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जैसे अब हम लोग अपने यहाँ क्या उपग्रह किसे कहते हैं, हमारा जो चंद्रमा है उसे हम लोग अपना उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हमारा उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ऐसे जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, कितने चंद्रमा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है किसके पास है, शनि के पास है। अभी तक जो है बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले जो है शनि के कुछ और 12 नए उपग्रहों की खोज हुई, उसके बाद से जो है शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं अभी तक। ठीक है, जो खोजे गए उपग्रह उनमें शनि के पास अभी तक सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है भैया। तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान चीन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आंसर 23 का पहला ऑप्शन आपका सही है। चीन के पास जो है सर्वाधिक जो है तंबाकू उत्पादन जो है कौन करता है, चीन करता है। ठीक है, भारत की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई भैया, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की उपाय क्या है, यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत हो गए, न्यूटन ऑप्शन अलग है, वाट अलग है और ओम मीटर एक में है। ठीक है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओम प्रदर्शित करते हैं इससे भैया, और मीटर हमारा एम। ठीक है, म्यू एम से हमारा प्रदर्शित करते हैं, तो ओम मीटर से हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, कौन सा, ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है भैया, सिल्वर आयोडाइड, जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड या जर्मन सिल्वर। फटाफट बताएं भैया, कृत्रिम बादल यानी आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने के लिए हम लोग जो बारिश करवाते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड बना के, तो आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने के लिए कौन सा भैया केमिकल यूज करते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं। बिल्कुल सही आपका 25 का ए, सिल्वर आयोडाइड। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। ये भैया नियम किसने बताया था, इसको बोलते हैं लिंड्समैन 10% लॉ। भैया जब इसको बोलते हैं लिंड्समैन 10% लॉ, तो इसको दिया किसने होगा, लिंडमैन ने दिया होगा। तो लिंडमैन ने भैया बताया था, क्या बताया था कि जैसे मान लो एक भैया पेड़ होता है, पेड़ के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। मान लो इसके पास 100 यूनिट एनर्जी है। ठीक है, पेड़ को किसी शाकाहारी ने खाया, हर्बीवोरस ने खाया, तो उसके पास इस 100 में से कितनी एनर्जी जाएगी, 10 जाएगी। ठीक है, उसके बाद हर्बीवोरस को किसने खाया भैया, कार्निवोरस ने। ठीक है, यानी सेकेंडरी कार्निवोरस जो हमारे जैसे क्या है, घास फूस पेड़ को खाया किसने, खरगोश ने। खरगोश को खाया किसने, लोमड़ी ने। तो इसके पास कितनी एनर्जी जाए, 10 का भी कितना, 10%, यानी कितना जाएगा, सिर्फ 100 का 10 इधर गया। अब 10 का इधर जाएगा तो 1 इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है और शिफ्ट करोगे तो कितना जाएगा, 0.01 जाएगा। मतलब 10% ही एनर्जी क्या होती है, आगे शिफ्ट हो पाती है। बात समझ में आई, ये नियम किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है आपको। बताओ भैया, वन्य जीव संरक्षण अभियान कब चला था, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, प्रोजेक्ट हाथी कब चला था, और जैव
प्रौद्योगिक अधिनियम, जो हमारा जैव विविधता अधिनियम जो है यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया था? तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा कब आया था? 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एकदम सही है। प्रोजेक्ट हाथी भी 1992 सही है। और जैव विविधता हमारा 2002 सही है एकदम। तो हमारा ABCD ऑप्शन इसका सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका हमारा सही एकदम क्रम से लिखे हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम कब? 2002 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पर नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है? उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है भैया? कान्हा, इंद्रावती, बांधवगढ़ या गिर? तो भैया गिर तो आपको नाम ही से पता चल गया होगा कहाँ है, गुजरात में है। जब गिर गुजरात में है भैया तो बाकी सारे हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो यही तो आपको बताना था। तो भैया गिर गुजरात में हमारा है, मध्य प्रदेश में नहीं है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, आप क्वेश्चन रोक के आप आराम से आंसर अपना लिख सकते हैं पहले का ABCD, लेकिन इसको करिएगा जरूर, इसी से आपको जो है क्लियर हो पाएगा कितना क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो 100% सौर ऊर्जा पर केंद्र शासित प्रदेश चलने वाला कौन सा है? दीव है। ठीक है, दीव है, क्योंकि हम तुरंत आंसर बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमको कवर करना है 120 तक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है भैया? कमल, गुलाब, गुलदाउदी, पलाश? फटाफट आंसर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? पलाश है। चलो, पलाश जो है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद बात करते हैं 32 डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है। मतलब भैया जो हमारा क्या है, पहली जो डॉली है वो क्लोन की गई स्तनधारी है। ठीक है, मैमल्स है डॉली, क्लोन की गई स्तनी। दूसरी बात कह रहा है डॉली जो है पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई। पात्र निषेचन मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है भैया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। तो आपका इसमें से ऑप्शन सही करना है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ए और आर दोनों सही है या ए और आर दोनों गलत हैं? फटाफट बताएं। 32 का पहला ऑप्शन इसका सही है भैया, पहला ऑप्शन सही है, मतलब ए सही है। डॉली पहला क्लोन है। डॉली है क्या एक्चुअली में? एक भेड़ है जो क्लोनिंग के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, पहली स्तनी है जो क्लोनिंग के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जो क्लोन होते हैं वो क्या होते हैं? आपको बताया जब ब्रीडिंग पढ़ाए थे, क्लोन हमारे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा बनते हैं, यानी क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। तो इसमें क्या होता है? निषेचन नहीं होता है, निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है, निषेचन नहीं करवाया जाता है। तो भैया जब सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं तो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो पात्र निषेचन की बात ही कहाँ से आ गई? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, गलत है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्लोन तो हमारी पहली डॉली है जो भेड़ है। ठीक है, और लेकिन डॉली जो हमारी है वो हमारे क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा नहीं बनी है। किसके द्वारा बनी है? क्लोनिंग के द्वारा बनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ये सही और आर गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं 33। विश्व में 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाले विटामिन ए की हीनता से लड़ने की क्षमता वाला कौन सा चावल विकसित किया गया भैया? भैया बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे किसकी कमी से परेशान थे? विटामिन ए की कमी से। बहुत सारे रोग हो जा रहे थे जिसके कारण रतौंधी हो जा रही थी, जीरोप्थैल्मिया हो जा रहा था। अब ये सारे रोग जब विटामिन ए की कमी से हो जा रहे थे, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है भैया? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हमारा होता है कैरोटीनॉइड। ठीक है, विटामिन ए जो हमारा होता है, कैरोटीन इसका प्रमुख स्रोत होता है। ये हमारा किस चावल में मिलता है? गोल्डन राइस में मिलता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? फराजी आंदोलन के प्रमुख नेता जो हमारे थे वो कौन थे? दादू मियाँ थे, दादू मियाँ थे। गुरु राम सिंह हमारे कूका आंदोलन के नेता थे। ठीक है, कूका आंदोलन के नेता कौन थे? गुरु राम सिंह थे। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के हमारा इधर आ गया है जबरदस्ती, वासुदेव बलवंत फड़के अलग है। ठीक है, तो दादू मियाँ हमारे क्या है? फराजी आंदोलन के नेता थे। इसे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 35। भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया भैया? संविधान की आत्मा किसे कहा है भीमराव अम्बेडकर ने? तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन आराम से देखिए भैया, प्रस्तावना भी आत्मा कही गई, लेकिन किसने कहा है प्रस्तावना को आत्मा? के.एम. मुंशी ने जो है संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। ठीक है, लेकिन अंबेडकर ने किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 है क्या हमारा? ये हमारा है भैया, ये बताता है कि अगर रिट जारी करने का अधिकार, संवैधानिक, हिंदी में अगर कहें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर भैया संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये। ठीक है,
क्या है मतलब इसमें कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है जो भाग 3 यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को खराब करता है, फंडामेंटल राइट्स को निरस्त करता है, तो ऐसे अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, निरस्त कर देगी, अवैध कर देगी। अगर मतलब संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को कमजोर करता हो, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो क्या करे, रिट जारी करे, और रिट जारी करके क्या करेगी, वो समाप्त कर देगी उस कानून को ही। ठीक है, इसी को हमारे जो है मूल अधिकारों को बचाने के लिए आर्टिकल 32 डाला गया था, मूल अधिकार में ही। तो इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी हमारे जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, या जर्मनी के वीमर संविधान से, या ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारे लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमारे लिए गए हैं कहाँ, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसके बाद बात करते हैं ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय पद्धति की अनुशंसा किस समिति ने की थी, यानी 3 टियर सिस्टम भैया। जो ग्राम पंचायत में यानी जैसे हम लोग पंचायत में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्राम सभा होती है, जिला पंचायत होती है, ठीक है, ब्लॉक पंचायत होती है, उसके बाद जिला पंचायत होती है। तो 3 स्तर की व्यवस्था हो गई ना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और क्या, जिला पंचायत। ये 3 स्तर की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने जो है 3 टियर सिस्टम की। अशोक मेहता ने क्या किया था, द्विस्तरीय सिद्धांत की, मतलब 2 टियर सिस्टम यानी द्विस्तरीय पद्धति की जो है अनुशंसा की थी। ठीक है, तो 3 टियर सिस्टम किसने, बलवंत राय मेहता, 2 टियर किसने, अशोक मेहता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पर किया था, नागौर राजस्थान में किया था। पहली जो पंचायत राज व्यवस्था कहाँ स्टार्ट की गई थी, 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में की गई थी। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान यानी भैया सिटीजनशिप। आप लोग पढ़ें सीए, किस भैया संविधान किस मतलब भाग के तहत आएगा, ये है हमारा भाग 2 में। तो भाग 1 में हमारा क्या है भैया, भूभाग है। ठीक है, भाग 1 में हमारा क्या है, भूभाग है। भाग 2 में हमारा क्या है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। भाग 3 में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 4 में हमारा क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, जो राज्य कानून बनाएगा वो किसके आधार पे बनाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे बनाएगा। ये हमारा भाग 4 में है। तो सिटीजनशिप किस में है, भाग 2 में है। इसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सी अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। भैया टोटल मूल संविधान में जो संविधान बनाया गया था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 4 और अनुसूचियाँ इसमें जोड़ दी गई। ठीक है, तो आज की कंडीशन में कुल 12 अनुसूचियाँ जो है हैं संविधान में। तो उसमें ग्राम पंचायत को बताने वाली अनुसूची कौन सी है, 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची हमारी बताती है ग्राम पंचायत को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है किया गया था, उसके तहत जो है ग्राम पंचायत में इसको जो है 9वीं अनुसूची को डाला गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप 7वीं अनुसूची हमारी क्या बताती है, भी जान लो। ठीक है, 7वीं अनुसूची हमारी बताती है सूचियों के बारे में। ठीक है, 3 सूचियों में बांटा गया 7वीं अनुसूची को। कौन कौन सी, संघ सूची है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राज्य सूची है। उसके बाद समवर्ती सूची है। संघ सूची के विषय में कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी प्रांत की सरकारें, और समवर्ती सूची के विषय में कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन भैया प्रभावी किसका कानून होगा, अगर दोनों एक ही मुद्दे पर कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। उसे हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट लिस्ट या समवर्ती सूची। ठीक है, ये हमारा 7वीं में हो गया। 8वीं में हमारी क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, जो 22 भाषाएं किस अनुसूची के तहत आती हैं, 8वीं अनुसूची के तहत। 9वीं अनुसूची में हमारा क्या है, ग्राम पंचायत है। 10वीं अनुसूची में हमारा क्या है, दल बदल से रिलेटेड है। भैया क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टी बदल लेते हैं अपनी। ठीक है, अगर चुनाव जीत के आए बीजेपी से चले गए कांग्रेस में, यानी ऐसे पार्टी बदल ले, चुनाव जीत के आए कांग्रेस से चले गए बीजेपी में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनका जो है रद्द कर दिया जाएगा। उनका चुनाव जो जीते थे वो दल बदल कानून के तहत उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुसूची 10 में ये शामिल है, दल बदल है। ठीक है, इसके बाद अब भैया हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, अब हम लोग पहुँच गए हैं भैया एग्रीकल्चर।
तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। हमारा जीएस का पोर्शन पूरा खत्म हो गया है। जीएस में आपको जितने क्वेश्चंस मिलने थे हमने पूरे आपको प्रोवाइड करवा दिए, 40 क्वेश्चन। ठीक है, स्कोर आप अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे, इससे क्या होगा आपको भैया पता चलेगा हमको कितने क्वेश्चन अटेंड करें। ये काम जरूर करें आप। जितने भी टेस्ट हम लेंगे, हर हफ्ते में एक टेस्ट हम आपका लेंगे, 4-5 टेस्ट आपके आसानी से जो है तब तक हो जाएंगे जब तक एग्जाम होगा। इन 4-5 टेस्ट से आपको बहुत बड़ी ये सीख मिलेगी आपको कितना क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, हम आपको एक वीडियो में बताएंगे भी कि आपको जो है किस हिसाब से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्या करना है आपको, जिससे आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। जो हमने टेस्ट सीरीज अटेंड की है, मतलब एग्जाम बैठ के जो हमने दिए हैं अभी तक, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्या एग्रीकल्चर में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। सब लोग, आप तो एग्रीकल्चर वाले हैं, सब लोग ये सब क्वेश्चन तो धड़ाधड़ कर लेंगे। तो भैया जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है किसके कारण होता है, क्या काजल ऑर्गेनिज्म में उसका? फंजाई के कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण? फटाफट बताएं भैया। तो जो हमारा होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके कारण होता है? ये होता है हमारा फाइटोप्लाज्मा के कारण या माइकोप्लाज्मा के कारण। तो 41 का हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के कारण क्या होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है। आपको पहले जब हिस्ट्री पढ़ाए थे तभी एग्जाम्पल दे दिए थे। हुई पटेल इन कालीफ्लावर, हुई पटेल डिजीज कालीफ्लावर का जो फूल गोभी का होता है किसके कारण से, किसकी कमी से होता है? किस तत्व की डिफिशियंसी यानी कमी से होता है? कॉपर, आयरन, मॉलिब्डेनम या कैल्शियम, किसकी कमी से होता है भैया हुई पटेल कॉलीफ्लावर में? फटाफट, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। मॉलिब्डेनम, आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी इसमें पढ़े हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। कहाँ से? या तो भैया ये हैं BHU PET से। ठीक है, BHU का जो हमारा क्या है पेट का मतलब MSc एंट्रेंस का एग्जाम है उससे हैं, या फिर ये राजस्थान AO या AAO से हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, राजस्थान PCS के क्वेश्चंस हैं, या तो ये हमारे क्या हैं BHU के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करिए। हुई पटेल कॉलीफ्लावर में हमारा किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, टिक्का डिजीज किस में होता है? ग्राउंड नट में होता है टिक्का रोग। टिक्का रोग ग्राउंड नट में होता है किस काजल ऑर्गेनिज्म के कारण? पहली बात तो टिक्का होता किसके कारण है? एक फंजाई के कारण होता है। ठीक है, उस फंजाई का काजल ऑर्गेनिज्म में पूछ रहा है, नहीं नाम पूछ रहा है भैया, फ्यूजेरियम, सर्कोस्पोरा या पक्सीनिया है एस्पेरजिलस। ये पूछ रहा है जो टिक्का रोग है ग्राउंडनट का किसके कारण हो रहा है, तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सर्कोस्पोरा ग्रैमिनिकोल, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला। किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला। तो हमारा सर्कोस्पोरा वाला ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अरैचिडिकोला क्योंकि अरैकिस हाइपोजिया ग्राउंडनट का नाम है, तो अरैचिडिकोला उसने जोड़ दिया पीछे। सर्कोस्पोरा इसलिए क्योंकि भैया ये फंगस का नाम है। ठीक है, तो सर्कोस्पोरा अरैचिडिकोला होता है किसमें? टिक्का डिजीज के कारण। चलो आगे बात करते हैं। द फंगस एसोसिएटेड विद लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो लेट ब्लाइट भैया एक हमारा जो पछेती झुलसा होता है, टोमेटो पोटैटो दोनों में होता है। पिछले वीडियो में ही आपको बढ़ा चुके हैं, जो पढ़े हैं उसको आसानी से याद होगा। जो हमारा लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, अल्टरनेरिया सोलेनाई, प्लाज्मोपारा विटिकोला या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो या पोटैटो किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सही है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण हमारा क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या टोमेटो में होता है। ठीक है, पछेती झुलसा हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण क्या होता है? अगेती झुलसा। ए फॉर अल्टरनेरिया, ए मतलब अगेती, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से क्या होता है? अगेती यानी अर्ली ब्लाइट यहाँ पर होगा। अगर पोटैटो या टोमेटो तो क्या होगा? अल्टरनेरिया सोलेनाई होगा। ठीक है, येलो वेन मोज़ेक वायरस जो हमारा होता है भिंडी में लगता है। भिंडी का जो हमारा पीला मोज़ेक वायरस है वो किस इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? क्वेश्चन पूछने का मतलब समझो, होता तो ये किसके कारण है? वायरस के कारण है। येलो वेन मोज़ेक होता वायरस के कारण, लेकिन उस वायरस को ट्रांसमिट कोई करता होगा एक जगह दूसरी जगह। वायरस अपने आप तो जाएगा नहीं, तो वायरस को ले जाने का यानी वेक्टर का काम कौन कर रहा है? वेक्टर का काम यानी वाहक का काम कौन कर रहा है इसके? तो वाहक का काम एफिड, व्हाइट फ्लाई, जैसिड, निमेटोड। फटाफट बताए भैया, येलो वेन मोज़ेक का जो हमारा वाहक है कौन है? व्हाइट फ्लाई जो हमारा है वो येलो वेन मोज़ेक का क्या है? वाहक होता है। ठीक है, बेमेसिया टैबेकी। करनाल बंट गेहूं में लगता है, करनाल बंट नामक एक रोग। ठीक है, किसके कारण से होता है करनाल बंट गेहूं में भैया? पक्सीनिया ग्रैमिनिस, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, फ्यूजेरियम यूडम या टिलेटिया इंडिका। तो इसका सही आंसर करनाल बंट हमारा किसके कारण होता है? टिलेटिया इंडिका के कारण होता है। या आपने इसका दूसरा नाम पढ़ा होगा नियोसिया इंडिका। ठीक है, नियोसिया इंडिका, ये पुराना नाम था नियोसिया इंडिका, नया नाम क्या हो गया? टिलेटिया इंडिका। ठीक है, करनाल बंट गेहूं में किसके कारण? नियोसिया इंडिका या टिलेटिया इंडिका। आगे बात करते हैं। We are growing wheat in plains in winter and high hills in summer due to। हम भैया क्या करते हैं? व्हीट को
जब सर्दी का मौसम होता है तब हम मैदानों में उगा रहे हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो इसको हम पहाड़ों पर उगाने चले जाते हैं, हाई हिल्स पे उगाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? हाइट के कारण। हाइट का कुछ फ़ायदा मिलता है क्या हमको? टेम्परेचर का कुछ फ़ायदा मिलता है? सीजनिक ब्यूटी का कुछ फ़ायदा मिलता है? भैया सीजन में वहाँ कुछ ब्यूटी हो जाती क्या? या फिर क्रॉप रोटेशन का हमें फ़ायदा मिलता है? किस कारण से हम लोग जो है ऐसा काम करते हैं? ये भैया सीधा सी बात है, विंटर और समर की बात है, मतलब किससे हमें रिलेशन होगा? टेम्परेचर से रिलेशन होगा। भैया गर्मियों में क्या होता है, गेहूँ हमारे यहाँ मैदानों में जब गर्मी होती तब हमारे यहाँ तो पैदा हो नहीं सकता है, लेकिन जब हमारे यहाँ गर्मी होती तो जहाँ हाई हिल्स यानी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ क्या होता है? ठंडक होती है। ठीक, तो हाई हिल्स में हमारा क्या होता है? गेहूँ पैदा हो जाता है उस टाइम पर भी। तो भैया इसीलिए जो है हमारा टेम्परेचर यहाँ पर इफेक्ट डालता है। आगे बात करते हैं, रेन फॉल इन द हिल्स मूव मोर टूवर्ड। भैया कहने का मतलब है कि जो रेनफॉल्स होती है पहाड़ों पर वो कहाँ होती, किस साइड में होती? भैया ये पहाड़ हमारा है, ठीक। ये कह रहा विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड क्या होता है? देखो ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, ऐसे हवा चल रही है। हवा किधर से चल रही है? इधर को ओर, यानी पश्चिम से किधर चल रही है? पूरब की ओर। अब पश्चिम से पूरब की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं पछुआ। जिधर से चलना स्टार्ट करेगी उसको हम बोलेंगे उसके नाम से। पूर्वैया बोलेंगे मतलब पूरब से पश्चिम जा रही, पछुआ मतलब पश्चिम से पूरब जा रही। ठीक, ये सब आप सुने होंगे। तो पश्चिम से पूरब जा रही है तो भैया ये क्या है? पछुआ, यानी पछुआ पवन है हमारी। पछुआ पवन जो हमारी है जब ये चल रही है तो आपको ध्यान क्या देना है? हवा जिधर से चल रही है, ये वाला पोर्शन हमारा जिधर से हवा चल रही है हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड, जिधर हवा जा रही है हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। अब पहाड़ है तो हवा यहाँ पहुँच रही है, बरसात इधर की ओर होगी मतलब, तो ये वाला रीजन बरसात ज़्यादा होगी, इस वाले रीजन पे बरसात ज़्यादा होगी, मतलब कहाँ? विंडवार्ड साइड पे, ना कि लीवार्ड साइड पे। ठीक है, तो विंडवार्ड साइड पे बरसात हमेशा ज़्यादा होती, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक, बात समझ में आ गई। सॉइल इन द फूट हिल्स, जो हमारी पहाड़ की चोटियां किनारा एकदम है, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मेच्योर्ड मृदा, इमेच्योर्ड मृदा या फुल्ली मेच्योर्ड? भैया इमेच्योर होती है, एकदम मेच्योर होगी। पहाड़ से तुरंत टूटी है, अभी मेच्योर तुरंत कहाँ हो जाएगी? धीरे धीरे क्या होगी? यहाँ से शिफ्ट होगी, दूसरी जगह जाएगी, नदियों से बह के मैदानी इलाकों पर पहुँचेगी धीरे धीरे, तब क्या होगा? एल्यूवियल सॉइल बन पाएगी। ठीक है, ऐसे हमारी मृदा क्या होती है? इमेच्योर्ड होती है। चलिए, तो सॉइल फुट पे जो हिल्स पे हमारी जो हिल्स के फुट्स पे जो हमारी मृदा पाई जाती है वो कैसी होती है? इमेच्योर होती है। इसके बाद बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप को उगाना है हमको कैबेज में। सबसे पहले ट्रैप क्रॉप होती क्या है? ट्रैप क्रॉप जो हमारी होती है, जैसे मान लो एक भैया क्या है हमारा जो है रोग है या एक हमारा कीट है, एक फसल में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक, हम क्या किए, उसके चारों ओर ऐसी फसल लगा दिए भैया जो उसको ज़्यादा पसंद थी कीड़े को, तो वो क्या करेगा? अंदर वाली फसल को ना खा के क्या करेगा? बाहर वाली फसल को खाने लगेगा। ऐसी फसल को हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। हमने अपनी मुख्य फसल बचाने के लिए क्या किया? अगल बगल में कोई दूसरी फसल लगा दी। तो ये कह रहा है कि जब हम पत्ता गोभी बचाना है हमको, ठीक है, पत्ता गोभी को बचाने के लिए हम क्या उगाएं जिससे जो है हमारा जो है पत्ता गोभी बच जाए? ज़्यादातर जो हम लगाते हैं इंडियन मस्टर्ड। क्यों इंडियन मस्टर्ड लगाते हैं? भैया दोनों की क्या है? फैमिली सेम है। क्या है? फैमिली सेम है। तो जो भैया कैबेज को खाते हैं वही इंडियन मस्टर्ड को खाते हैं। तो हमें पत्ता गोभी बचाना था, हमने चारों ओर क्या लगा दिया? इंडियन मस्टर्ड लगा दिया। मस्टर्ड को खाते रह गए, पत्ता गोभी हमारी सेफ बच गई। ठीक, दूसरी बात करते हैं हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा जो हमारा है, सब लोग आप जानते हैं किसका साइंटिफिक नेम है? सिंपल सी बात है भैया, इसमें किसमें पाया जाता है? बाजरा, ग्राम, मस्टर्ड या पोटैटो? ये साइंटिफिक नेम है हमारा ग्राम पॉड बारर का, तो ग्राम में ही लगेगा, सिंपल सी बात है। ग्राम पॉड बारर का साइंटिफिक नेम हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा किसका है? ग्राम पॉड बारर का। तो किस में लगेगा? ग्राम में लगेगा, सिंपल सी बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइटीसाइड? माइटीसाइड, माइट को मारने वाला माइटीसाइड, जैसे हम कह सकते हैं एक्रेसीसाइड भी, क्योंकि भैया एक्रिडिडी फैमिली से है ये। तो एक्रेसीसाइड इनके माइट में क्या होता है? 8 पाँव पाए जाते हैं, सिंपल सी बात, 8 पाँव पाए जाते हैं। ठीक, तो माइट में हमारा माइटीसाइड कौन सा इसमें से है? एसीफेट या इमिडाक्लोप्रिड या फोरेट, ये सब हमारे क्या है? हमारे इंसेक्टिसाइड है। इसमें ओमाइट 57 हमारा क्या है? अकेला माइटीसाइड है। ठीक है, ओमाइट 57 हमारा क्या है? माइटीसाइड। कई बार यही पूछा गया है, तो इसी को याद कर लीजिए। ओमाइट 57 हमारा क्या है? माइटीसाइड है। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ग्रब? व्हाइट ग्रब का हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिंपल सी बात है भैया, व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होता है होलोट्राइका कंसनगुनिया। जो हमारा व्हाइट ग्रब लगता है किसमें? कॉटन में लगता है। ठीक है, व्हाइट ग्रब किसमें लगता है? कॉटन में लगता है। साइंटिफिक नेम क्या है? होलोट्राइका कंसनगुनिया साइंटिफिक नेम है, याद कर लीजिए आप लोग। इन केस ऑफ स्वैलोड इंसेक्टिसाइडल पॉइजन व्हिच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? स्वैलोड मतलब क्या भैया? निगल लो तुम, खा लियो। अगर मान लो तुम क्या है ये इंसेक्टिसाइडल पॉइजन को ही खा लिए,
ठीक, जो इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड पॉइजन था उसको तुम खा लिए, तो तुम कैसे अपना ट्रीटमेंट करोगे? ये भैया ऑप्शन समझ लो, ओमिटिंग उल्टी कर दोगे या स्टमक वाश करवा लोगे, भैया पेट साफ करवाओगे, ओमिटिंग या स्टमक वाश करवाओगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है साबुन से धुलोगे, का भैया जबान वबान साबुन से धुलोगे या अंदर की आंतें निकाल के साबुन से धुलोगे, या तुम बर्नॉल लगवा लोगे, बर्नॉल लगाओगे। ब्रिंगिंग इमीजिएटली इन द ओपन एयर, या क्या करोगे भैया, वो खुली हवा में तुम जाके लेट जाओगे, क्या करोगे? उल्टी कर दोगे यार, सिंपल सी बात है, खा पी लिया तो उल्टी उल्टी करो, पेट साफ कर लो। ठीक, तो ये हमारा ओमिटिंग एंड स्टमक वाश भी डन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अंग्रेजी के चक्कर में भले ना कर पाओ, बाकी क्वेश्चन में तो कोई दम है नहीं। Which of the following is the best method of directly utilizing the available variability in the self-pollinated crops? ठीक, क्या कह रहा है? Which of the following is the best method of directly utilizing the available variability in the self-pollinated crop? ये कह रहा है भैया self pollinated crop अगर है तो उसमें हम क्या करते हैं भैया, कैसे हम इसकी वेरिएबिलिटी बनाते हैं? इंट्रोडक्शन के द्वारा। तो इंट्रोडक्शन इसमें हमारा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं 56 में। भैया शब्द जो है जेनेटिक्स, कौन सा शब्द? जेनेटिक्स किसने दिया था? आप सबको पढ़ा चुके हैं जेनेटिक्स, हम पूरी कंप्लीट करवा दिए, सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स के एक गलत नहीं होने चाहिए। जेनेटिक्स हमारा दिया था बैटसन ने, ठीक है, कब दिया था? 1905 में। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? बैटसन ने। और टर्म अगर जीन पूछा जाए तो किसने दिया था? टर्म जीन दिया था जॉनसन ने, ठीक है, जीन जॉनसन ने दिया था। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप सारे शब्द दिए थे किसने? जॉनसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? बैटसन ने दिया था, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? अगस्त बीजमैन ने दी थी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? अगस्त बीजमैन। सबकी भैया अपनी अपनी थ्योरीज हैं, जैसे डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ पंजेंसिस, ध्यान रखिएगा, जितना बोले उस पर फोकस करिएगा। डार्विन ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ पंजेंसिस, जर्म प्लाज्म थ्योरी बीजमैन ने दी थी। लेमार्क ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। सटन एंड बावेरी तो कुछ दिए थे, छोड़ो। इन इंडिया सीड इंसेप्शन, बस अब हम सीड इंसेप्शन करते हैं तो एसेंशियल सबसे क्या है इंडिया में? सबसे ज़्यादा एसेंशियल सीड इंस्पेक्शन के लिए क्या है? हम लोग क्या करते हैं भैया? न्यूक्लियस सीड का सीड इंस्पेक्शन करते नहीं है। रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ सीड बचे कौन कौन से? ब्रीडर बचा है, फाउंडेशन बचा है, सर्टिफाइड बचा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस सीड या रजिस्टर्ड सीड जिसमें आ जाए वो अपने आप कैंसिल कर दो। रजिस्टर्ड इंडिया में होता नहीं, न्यूक्लियस का हम इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कौन बनाता है? ब्रीडर ही बनाते हैं। जब उनको बड़े बड़े ब्रीडर्स बनाते हैं उस सीड को, तो उसका हम इंस्पेक्शन क्या करेंगे? ठीक, तो न्यूक्लियस सीड का इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड का इंस्पेक्शन होता है इंडिया में। ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, जब हम बीज उगा रहे हैं, प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम क्रॉप्स, आपको कल बताए थे रोगिंग, रोगिंग बताए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑफ टाइप प्लांट, ठीक है। ऑफ टाइप प्लांट क्या होता है? जब एक ही फसल है, एक ही फसल धान की है, आपको एग्जांपल बताए थे, जगन्नाथ धान में हम उगा दिए थे सीता धान, ठीक है। तो ऐसे क्या है, धान की ही फसल दोनों है, धान की ही दोनों फसल है, लेकिन क्या किया, वैरायटी जो है डिफरेंट उगा दिए, तो ऐसी फसल कहलाती है हमारी क्या? ऑफ टाइप कहलाती है, ठीक है। ऑफ टाइप कहलाता है हमारा ये, ठीक है। या इसे हम बोलते हैं रोग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वीड के प्रोपोर्शन में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। ऐसा वीड उग जाए तो रोग बोलेंगे। सीड छांट रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ टाइप बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड विगर इज मोस्टली ड्यू टू। हाइब्रिड विगर किसके कारण होती है मुख्यतः? हाइब्रिड विगर हमारी होती है भैया, देखो हाइब्रिड विगर को कहते हैं हम क्या? हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है? संकर ओज। मतलब कहने का मतलब है, ओज मतलब क्या भैया? तेजस्वी है, ज़्यादा अच्छी है। मतलब कहने का मतलब है पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी हमारी क्या हो, जो हमारी संतति पैदा हो रही है हाइब्रिड में, वो ज़्यादा अच्छी हो। हाइब्रिड जो बना रहे हैं हम, वो उनके दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर हो। सुपीरियरिटी ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग यानी संतति बन रही है वो किससे अच्छी हो? अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी हो। और ये कंडीशन हो कब क्या पाएगी? जब हेट्रोजाइगोसिटी होगी। हेट्रोजाइगोसिटी होगी तभी तो भैया दो अलग अलग जीन मिलेंगे, तभी ना भैया कोई नई चीज़ बनेगी, और नई चीज़ जो है इनसे अच्छी हो पाएगी। ऐसा कभी हो सकता है कि भैया सेम चीज़ मिला के जो है तो सेम ही चीज़ ऊपर वाली बन जाएगी, तो उससे सुपर कैसे? सुपीरियर होगी ही नहीं, तो हाइब्रिड विगर बनेगा ही नहीं। तो हाइब्रिड विगर बनाने के लिए क्या सबसे जरूरी है? हेट्रोजाइगोसिटी होना जरूरी है। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपको बताने की जरूरत नहीं है। होमोजाइगस में क्या होता है? दोनों एलील सेम हो तो होमोजाइगस, दोनों एलील क्या हो? डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस। सिंपल सी बात है। मेल स्टेराइल प्लांट डिफर फ्रॉम द सेल्फ इनकॉम्पिटेबल प्लांट इज हैविंग। क्या मेल स्टाइल प्लांट जो है हमारा है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल प्लांट से कैसे अलग होता है? मेल स्टाइल प्लांट में होता क्या है भैया? एक प्लांट है जिसमें क्या है? मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाएंगे, जिसमें मेल जो हमारा होगा वो काम का नहीं होगा, नर बंद होगा, यानी नर क्या होगा? बंद होगा, बेकार होगा, बांझ होगा।
फीमेल हमारा एक्टिव होगा। सेल्फ इनकॉम्पिटेबल क्या होता है, इसमें भैया नर भी एक्टिव होगा, मादा भी एक्टिव होगा, लेकिन नर इतना एक्टिव नहीं होगा कि अपने ही पेड़ पे जो है जो फीमेल पाई जा रही है उसको ये रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको ये क्या कर पाए, फर्टाइल कर पाए। तो इनमें क्या होता है, स्टेराइल पॉलन नहीं पाए जाते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटेबल में, जबकि मेल स्टेराइल प्लांट में पाए जाते हैं स्टेराइल पॉलन। तो हमारा इसका जो है स्टेराइल पॉलन सही हो जाएगा। कि अलग अलग पूछ रहा है तो स्टेराइल पॉलन सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी में नहीं पाए जाते हैं। सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी में होता क्या है, सेल्फ मतलब स्वयं को, इनकॉम्पिटेबिलिटी मतलब निषेचन करने की क्षमता नहीं है, उसके पास स्वयं को निषेचित करने की क्षमता नहीं है। ठीक, स्वनिषेच्य बंध्यता हिंदी में बोलते हैं, यानी स्वयं को निषेचित करने की बंध्यता है। लेकिन मेल स्टाइल में क्या होता है, नर बंध्यता, नर एक पॉलन जो होता है वो बेकार है। इसमें क्या होगा, नर जो पॉलन होगा वो दूसरे प्लांट की मादा को जाके फर्टाइल करेगा, लेकिन खुद की मादा को फर्टाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल में क्या होगा, स्टेराइल पॉलन नहीं पाए जाते हैं, दूसरी फीमेल को तो जाके फर्टाइल कर ले, तो स्टेराइल कहाँ है वो। ठीक, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है सर्टिफाइड सीड का, तो भैया 30 मीटर हमारा जो है सर्टिफाइड सीड का होता है आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट सिस्टमिक ऑर्गेनोफॉस्फेट, पहला सिस्टमेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सा है हमारा, भैया स्क्रेडान जो है हमारा पहला सिस्टमेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट था, याद कर लीजिए स्क्रेडान जो हमारा पहला सिस्टमेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट था। आगे बात करते हैं, व्हिच विल बी अमाउंट ऑफ मेलाथियन 50 EC, 50 EC का हमारा क्या है, मेलाथियन है 50 EC का। ठीक, हमको प्रिपेयर करना है 100 लीटर जो है हमको भैया क्या करना है, 100 लीटर प्रिपेयर करना है, जिसमें हमारा 0.05% का घोल हमें डालना है। जो 0.05% का अगर 50 EC का घोल बनाओगे तो 100 लीटर बनाने के लिए कितना यूज करना पड़ेगा तुमको, भैया 500 ml तुमको यूज करना पड़ जाएगा। बात समझ में, 500 ml तुमको यूज करना पड़ जाएगा क्या, दवाई। 500 ml अगर दवाई यूज करोगे तो हमारा 0.05% का 100% घोल बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इससे सिंपल तरीके में और तुमको क्या हम बताएं, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारा जो होता है भैया वो किसके कारण होता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारा होता है भैया किसके कारण हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था, एक्चुअली एक कंपनी थी जो क्या करती थी भैया, बनाती थी कार्बामेट। क्या बनाती थी, कार्बामेट क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइड होता है, वो कार्बामेट बनाती थी। और उस दिन क्या हुआ, 3 दिसंबर 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984 की बात है कि भैया कार्बामेट जो हमारा बनाती थी कंपनी, उसमें एक गैस लीक हो गई, कंपनी में, जिस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनेट। MIC जो हमारा मेथिल आइसोसाइनेट लीक हुई, उसके कारण जो है बहुत बड़े क्षेत्र में वो फैल गई और बहुत ज़्यादा डेथ हो गया। इसी को बोला जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि ये भोपाल में हुई थी, गैस ट्रेजेडी है। किस कारण से हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। कब हुई थी, 3 दिसंबर को हुई थी 1984 को। बहुत इंपॉर्टेंट घटना, याद रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं 66 नंबर, द ब्राउनिंग ऑफ द फ्रेश कट पोटैटो इन, क्या करते हैं भैया, हम तुरंत काट के रखते हैं, आलू काट के रखते हैं, उसके ऊपर ब्राउन बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है भैया, कुछ एंजाइम होते हैं जो उस पर क्रिया करते हैं, तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण जो है वो क्या होते हैं, वो ऐसा भूरा दिखने लगता है। ठीक, आगे बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज स्टोर्ड कॉमर्शियली अंडर CA कंडीशन। ठीक है, CA कंडीशन, क्लाइमेटिक एडॉप्टेशन, मतलब भैया क्या करना है, हम उसके लिए जो है एक स्पेशल क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट बना रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट बना रहे हैं। ऐसी स्टोरेज जो है किसको करेंगे, आम के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने यहाँ रख सकते हैं, बनाना को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, अनार को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, लेकिन एप्पल को हम रखने के लिए क्या करते हैं भैया, स्टोर करने के लिए क्या करते हैं भैया, टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। ठीक है, एक क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर अपने आप स्टोर के लिए बनानी पड़ती है। तो एप्पल को करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, कॉमर्शियली स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, स्टोरेज हाउस बनाते हैं, वो भी कैसा, CA स्टोरेज वाला। ठीक है, इसके बाद व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ इनवर्ट शुगर, जो अच्छे जैम होते हैं, अच्छा मुरब्बा होता है, उसमें इनवर्ट शुगर कितने पाई जाती है, 30 से 50%। ये तो बहुत सिंपल भैया इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, 30 से 50% इनवर्ट शुगर पाई जाती है, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या होगा। आगे वैपूर हीट ट्रीटमेंट, VST जो हमारा है, वैपूर हीट ट्रीटमेंट, ये हमारा जो है किसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, आम में हमारा फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग VST करते हैं, वैपूर यानी भाप को हीट ट्रीटमेंट, भाप से हीट करके जो है क्या करते हैं, फ्रूट फ्लाई को वहाँ से भगा देते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गार्लिक, भैया लहसुन की सीड रेट क्या है, 500 से 600 किलोग्राम। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी कट वैरायटी ऑफ सोरघम, बहुत बार भैया कटाई करके, चरी की हम बार बार कटाई कर रहे हैं सोरघम की, तो सोरघम के लिए ऐसी वैरायटी कौन सी है, SSG 59-3।
ठीक है। SSG 59.3 के हम क्या करते हैं, मल्टी टाइम कट करते हैं उसको, ठीक है, मल्टी कट करते हैं। द ग्रास स्पीसीज विच इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, जो भैया पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान एओ का क्वेश्चन है तो राजस्थान का एक क्वेश्चन डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिए। राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में घास पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लैस्यूरस सिंडिकस। लैस्यूरस सिंडिकस जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, घास है। चलो आगे बात करते हैं, हु डेवलप द सिस्टम ऑफ द राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI सिस्टम। क्या होता है SRI सिस्टम में, हम लोग जब धान उगाते हैं तो क्या करते हैं, जब रोपाई करते हैं धान की तो 3-4 पौधे लेते हैं एक साथ में, उनको इसे लगा देते हैं भैया जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन सिंगल प्लांट, एक प्लांट अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो ऐसा सिस्टम कहलाता है SRI सिस्टम, ठीक है। इसकी जो हमारे सबसे पहले डेवलप किया था इसको हेनरी डी लवलाइन ने डिस्कस किया था, ठीक है। किसने, हेनरी डी लवलाइन, ठीक है, हेनरी डी लवलाइन ने जिसको किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ SRI सिस्टम भी कहा जाता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, SRI सिस्टम किसने दिया था, हेनरी लवलाइन ने दिया था, ठीक है। इन प्लांट दैट मेजर यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड, भैया एब्सिसिक एसिड का हम यूज करते हैं किस कारण से, ABA जो हमारा है एक हार्मोन होता है, ABA हार्मोन का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि भैया हम क्या करते हैं, डिफोलिएंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। डिफोलिएंट मतलब क्या होता है भैया, फूल पत्तियों को झड़ना जो है कम कर दे, तो डिफोलिएंट हो गया, तो ऐसा हम ABA यूज कर देते हैं उसके लिए, ठीक है। द वीड विच इज कॉमनली यूज्ड नोन एज फील्ड बाइंड वीड। फील्ड बाइंड वीड किसे कहते हैं भैया, फील्ड बाइंड वीड हिंदी में से बोलते हैं हिरन खुरी। क्या बोलते हैं, हिरन खुरी। किसका साइंटिफिक नेम है भैया, हिरन खुरी। हिरन खुरी साइंटिफिक नेम सोरगम हेल्पेंसे, कॉन्वोलुस अर्वेंसिस, इकाइनोक्लोआ कोलोना या डिजिटेरिया सुगुटेल्ला, सुगुनेलिस है, सुगुनेलिस, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फील्ड बाइंड वीड है यानी हिरन खुरी हमारा क्या होता है, कॉन्वोलुलस अर्वेंसिस होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हिरन खुरी का साइंटिफिक नेम क्या है, या फील्ड बाइंड वीड का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉन्वोलुलस अर्वेंसिस है। आगे बात करते हैं द बबल सिस्टम। बबल सिस्टम मतलब क्या है भैया, पेड़ लगा है, पेड़ के चारों ओर थाला लगाए, थाला लगा के उसमें पानी भर दिए, हमारा बबल सिस्टम सिंचाई का है। किसमें हम दूर करेंगे, जिसमें वाइडली स्पेस्ड फ्रूट का, यानी दूर दूर पौधे लगे हैं भैया, एक पौधा आम का यहाँ लगा है, एक पौधा यहाँ लगा है, तो हम सिंचाई क्या करेंगे भैया, इसके अगल बगल सिंचाई कर देंगे, इसके अगल बगल सिंचाई कर देंगे। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बबल सिस्टम। तो किसमें होगा, दूर दूर जो प्लांट लगे हैं ऑर्चर्ड में, ठीक है। ड्यूरम व्हीट, जो हमारा टिटकम ड्यूरम यानी मार्कोनी गेहूँ जिसे कहते हैं, वो हमारा जो है इरिगेटेड कंडीशन में पैदा होने वाली कौन सी इसमें से वैरायटी है, तो राज 1555 जो हमारी ऐसी वैरायटी ड्यूरम व्हीट की है जो इरिगेटेड कंडीशन में पैदा हो जाती है। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच वैरायटी ऑफ लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दो हमारे क्या हैं, एमिनो एसिड हैं। ये दोनों एमिनो एसिड ऐसी कौन सी मक्के की प्रजाति में पाए जाते हैं, देखो मक्के में ये दोनों की कमी होती थी, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती थी, ठीक है। मक्के में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, जीन प्रोटीन, ठीक है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। जीन प्रोटीन में क्या होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। अब मक्के में हमने क्या किया, एक वैरायटी हमने पैदा की जिसका नाम था हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, यानी HQPM1, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, ठीक है। जो HQPM1 थी ये हमारी क्या थी, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन इसमें अच्छा खासा पाया जा रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंसेक्ट हैव 6 फंक्शनल लेग्स। जो हमारे कीड़े होते हैं भैया, कीड़े की पहचान क्या होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या, हेक्सापोडा कहते हैं। अब सब लोग जानते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं। हेक्सा मतलब क्या, 6, पोडा मतलब पैर, यानी 6 पैर पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं, 6 पैर पाए जाते हैं। लेकिन भैया एक फैमिली है लेपिडोप्टेरा की, लेपिडोप्टेरा की एक फैमिली जिसमें 8 पैर पाए जाते हैं, नहीं 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 4 जोड़ी पैर किस में पाए जाते हैं, निम्फैलिडी। लेपिडोप्टेरा में हमें तितलियां पाई जाती है, तो कुछ विशेष प्रकार की तितलियां होती हैं निम्फैलिडी फैमिली की, जिसमें क्या होता है 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी 8 लेग्स पाए जाते हैं। तो निम्फैलिडी में हमारा ऐसा होता है। उसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट इन विच ऑल द 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स वो होते हैं जिसके कारण वो क्या करती हैं, रिस्पिरेशन करती हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन करती हैं, श्वसन करती हैं। तो स्पाइरकल्स में जो हमारा होता है, स्पाइरकल्स हमारी क्या होते हैं भैया, ये पाए जाते हैं, देखो बात समझो, स्पाइरकल्स पाए जाते हैं हमारे, जो इंसेक्ट का शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, हेड, उसके बाद होता है थॉरेक्स, उसके बाद होता है एब्डोमेन। 3 भागों में बटा होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। टोटल इसके कितने खंड होते हैं, 20। हेड के हमारे 6 खंड होते हैं, ठीक। हेड हमारे क्या होते हैं, हेड के हमारे होते हैं 6 खंड। एब्डोमेन के हमारे होते हैं 3 खंड, और बाकी बचे हुए हमारे 11-12 खंड हमारे किसके होते हैं, एब्डोमेन के होते हैं, ठीक है। तो 11-12 खंड किसके हमारे होते हैं, एब्डोमेन के होते हैं। देखो अब भैया एब्डोमेन में 10-11 खंड होते हैं, सॉरी 10-11, 11-12 तो नहीं होते हैं, लेकिन 10-11 होते हैं। तो 10-11 खंड जब होते हैं हमारे एब्डोमेन में, तो बात को समझो तुम,
कि जो थॉरैक्स का हमारा जो रीजन है इसमें हमारे क्या होता है, पीछे जो हमारे हैं इसमें जो है 8 पाए जाते हैं और 2 हमारे जो है, एक जोड़ी हमारे इधर और 9 जोड़ी इधर हमारे जो है क्या पाए जाते हैं, स्पाइरकल्स पाए जाते हैं जिसके सर्व शोषण होता है। ठीक है, थॉरैक्स में हमारा कितने, एक जोड़ी और एब्डोमेन में हमारे 9 जोड़ी पाए जाते हैं, टोटल 10 जोड़ी हमारे क्या पाए जाते हैं, स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि ये 10 के 10 फंक्शनल हो, 10 के 10 काम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होलोपुनिस्टिक, मतलब सब के सब खुला, तो होल मतलब आल तो होलोपुनिस्टिक। अगर बात हो प्रीपुनिस्टिक मतलब भैया आगे वाले, सिर्फ जो हमारे क्या है आगे वाले, यानी थॉरैक्सिक रीजन में जो एक जोड़ी पाए जा रहे हैं वही ओपन हो सिर्फ, तो उसे बोलते हैं प्रोपुनिस्टिक। मेटापुनिस्टिक यानी जो सबसे लास्ट 9वें खंड में जो पाए जा रहे हैं लास्टली वो हमारे ओपन हो, तो उसे बोलते हैं मेटापुनिस्टिक। एपुनिस्टिक मतलब भैया एक को खुला ना हो, स्पाइरकल्स एक को खुले ही ना हो, सब बंद हो, तो उसे बोलते हैं एपुनिस्टिक। ठीक है, तो होलोपुनिस्टिक में हमारे क्या होता है, सारे फंक्शनल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको पता चल गई। प्रिंसिपल पल्सेटिंग ऑर्गन व्हिच काजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द इंसेक्ट, भैया खून का बहना कौन डिसाइड करता है इंसेक्ट में, तो डॉर्सल वेसल्स जो हमारी पाई जाती हैं, डॉर्सल वेसल्स जो हमारी, वेसल मतलब क्या, सिराएं, धमनी सिराएं पढ़े हो ना, तो डॉर्सल वेसल्स यानी जो डॉर्सल सिराएं पाई जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी जो है खून के बहने को यानी वो फ्लो ऑफ ब्लड को जो है मैनेज करती हैं प्रिंसिपल्स, ये हमारा जो है पल्सेटिंग सिस्टम है उसका। अब एक क्वेश्चन हमारा जो है किससे है, ये हमारा क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से, ये हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमी से। इकोनॉमी से हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है टीपीपी, एपीपी और एमपीपी यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये हमारा जो होता है, अगर ये भैया है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का फार्मूला सीधे सीधे पूछ रहा, कहने का मतलब इसके है कि ईपी का फार्मूला बता दो भैया। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट अपान एवरेज प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है भैया, ये हमारा क्या है, एमपीपी अपान एपीपी इसका फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। कुछ कहानी इसने इतनी लिख दी, पूछा कि सर फार्मूला है किसका, ईपी का फार्मूला बता दो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट अपान एवरेज प्रोडक्ट ईपी का फार्मूला होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कह रहा है इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1935 में रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसके बाद बात करते हैं एपेक्स सेंटर, जो एगमार्क हमारा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो हमारा एगमार्क है लेबोरेटरी, इसकी लेबोरेटरी है कहाँ पर, तो एगमार्क की जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इसकी लेबोरेटरी कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। द सल्फर कंटेन इन द सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी भैया सिंगल सुपर फास्फेट हमारा जो है 6, 9, 12, 15 कितनी पाई जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में, एसएसपी में हमारे जो है क्या, सल्फर हमारी पाई जाती है 12। ठीक है, और फास्फोरस पाई जाती है 16। तो याद रखिएगा भैया 12 16 में कंफ्यूज मत होइएगा, 12 हमारा क्या है भैया, सल्फर है, और 16 हमारा क्या है, फास्फोरस है। देखो जिसमें सा आ जा रहा है 16 में, तो सा भैया फास्फोरस में नहीं आएगा। ठीक है, 12 में आया सल्फर, तो सल्फर हमारा क्या है, 12 है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, 16 और 12 में कंफ्यूजन होती है, याद रहता है कि 12 16 है एसएसपी में कुछ। ठीक है, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं भी पता रहता, लेकिन कंफ्यूज होता है कि सल्फर 16 है कि सल्फर 12 है। तो याद रखना सल्फर 16 नहीं है, एसएस वाला मैच मत करवाना, तो सल्फर 12 हो जाएगा हमारा, फास्फोरस कॉमनली बात है 16 हो जाएगा। सल्फर कंटेंट पूछ रहा है 12, हमारा ऑप्शन सही होगा भैया। द लैंड कैपेबिलिटी क्लास विच में बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन विद द इंटेंसिव सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, कह रहा है कि भैया कौन सी क्लास है इसमें जो है हमको बहुत मेहनत करनी पड़े तब जाके हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया देखो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस जो हमारी हैं टोटल कितनी हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। इसमें हम क्या करते हैं भैया, पहला जो हमारा होता है फर्स्ट, क्लास फर्स्ट जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास फर्स्ट में हमारा आसानी से एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, देखो जो शुरू की 4 होती है वही, उसी में हम एग्रीकल्चर कर ही सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली 4 में कर ही नहीं सकते, तो पहले हमारी क्या है, एग्रीकल्चर के सबसे बेस्ट होती है। सेकंड जो हमारी होती है, फर्स्ट वाली थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसमें क्या होता है, आसानी से एग्रीकल्चर हो जाती है। थर्ड जो हमारा होता है, इसमें एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, कल्टीवेशन विद इंटेंसिव सॉइल कंजर्वेशन, मतलब बहुत सारे सॉइल मीजर्स करने पड़ते हैं तब जाके हम इसमें खेती कर पाते हैं। और फोर्थ जो हमारा होता है, इसमें भैया खेती तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट का जो है उगाना हम कर सकते हैं, जंगल उगा सकते हैं चौथी क्लास में। ठीक, तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर में पैदा करना है, लेकिन हम बहुत मेहनत कर लेंगे। कौन सी क्लास में, तो क्लास थर्ड में हम बहुत मेहनत करते हैं।
ठीक। द डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया ऑक्यूपाई द अप्रॉक्स एरिया, कह रहा है भैया डिग्रेडेड लैंड जो हमारी भूक्षरित मृदा है कितने क्षेत्र पे पाई जाती है, तो 175 मिलियन हेक्टेयर पे जो हमारी क्या है डिग्रेडेड लैंड पाई जाती है। कहीं कहीं ऑप्शन 75, 76, 74 ऐसे मिलेगा आपको, एवरेज में आपको याद रखना है 175 के आसपास जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप मार देंगे अगर डिग्रेडेड लैंड पूछा जाता है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 89। इन इंडिया लेटराइट सॉइल, भैया देखो लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है पूछ रहा है, तो लेटराइट सॉइल पाई जाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया, मोर देन 200 mm, यानी 200 mm से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए वहाँ पर, सॉरी 200 सेंटीमीटर से, 2000 mm से, 2000 mm से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए। तो ऐसे रीजन भारत में बहुत कम है, कहाँ कहाँ पर है देखो भैया, जहाँ से मानसून घुसता है यानी ये वाला रीजन जो हमारा है भैया, ये क्या है भारत का मैप है हमारा, भारत का मैप में जो हमारा ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम में हमारा जो राज्य पाए जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या करता है मानसून एंटर करता है, तो हमारा यहाँ सबसे नीचे पाया जाता है केरल, उसके ऊपर पाया जाता है कर्नाटक, उसके ऊपर पाया जाता है गोवा, उसके ऊपर पाया जाता है महाराष्ट्र, फिर हमारा गुजरात। ये वाले रीजन जो हमारे यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, इसमें कर्नाटक और केरल वाला हमारा रीजन जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहीं से जो है मानसून हमारा एंटर करता है। उसके बाद हमारा इधर से जो बरसात जाती है वो सबसे पहले कहाँ करती है, वो हमारा करती जाके कहाँ भैया मेघालय वाले रीजन में फंस जाती है, गारो खासी जयंतिया में, तो वहाँ भारत की या विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, तो उन क्षेत्रों में लेटराइट सॉइल पाई जाएगी, और इधर हमारा पाई जाएगी कर्नाटक केरल में, तो इसमें से कर्नाटक ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी वहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। ठीक, हिमाचल प्रदेश में बर्फ वाला रीजन है, यूपी में इतनी वर्षा होती नहीं, मध्य प्रदेश में भी इतनी वर्षा होती नहीं है। ठीक है, कर्नाटक हमारा इकलौता बचा जहाँ वर्षा खूब होती है। एमॉन्ग वेरियस क्लासेस ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल द हाईएस्ट सॉइल परमेबिलिटी, भैया जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है उसमें हाईएस्ट परमेबिलिटी किसकी होती है, सैलाइन सॉइल की होती है। ठीक है, इसमें सिंपल सा है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। जो प्लांट होते हैं क्रॉप्स होती हैं वो फास्फोरस को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करती हैं, तो भैया दो फॉर्म्स में ऑब्जर्व करती हैं, या तो करती हैं H2PO4 माइनस के रूप में, या करती हैं HPO4 माइनस माइनस के रूप में। ठीक है, H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस माइनस के रूप में ऑब्जर्व करती हैं फास्फेट को क्या क्रॉप्स। ठीक है, तो हमारा दूसरा सी ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बात करते हैं। व्हाट विल बी सबस्ट्रेट इफ RQ वैल्यू इज 1, कह रहा है कि क्या सबस्ट्रेट है, कौन चीज़ है जिसका RQ वैल्यू 1 होगा। RQ वैल्यू क्या होता है भैया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होता है, जितना तुम O2 रिलीज कर रहे हो जितना CO2 कंजर्व कर रहे हो उसका जो रेशियो हमारा है वही कहलाता है क्या, RQ वैल्यू कहलाता है। तो RQ वैल्यू जो है फैट का होता है 0.9, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जब आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो RQ वैल्यू डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रोटीन का होता है 0.7, जो हमारा भैया कार्बोहाइड्रेट होता है उसका होता है 1, किसका 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का होता है 1। अब इसमें पूछ रहा है 1 होगा किसका, इसमें शुगर कौन सी है, हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज सब क्या है, हेक्सोज हैं, ये सारे क्या हैं शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो हेक्सोज का हमारा क्या होगा RQ वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सब आपको डिटेल में जब RQ वैल्यू समझना होगा तब हम आपको कब पढ़ाएंगे, जब फिजियोलॉजी वाला क्लासेस चलेंगे हमारी, जो 45 दिन की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम पूरा DHO का टेस्ट आपका बना रहे हैं, उसको जो है आप फॉलो करिए। 45 दिन तक आप अगर उसको रिवाइज कर लेंगे, आधे घंटे 1 घंटे की डेली क्लास होती है, अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका लगभग पूरा सिलेबस हम एक बार में कवर करवा देंगे। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, भैया आवश्यक पोषक तत्वों की जो है ये किसने बताया था, अर्नानियम स्टाउट ने बताया था, कब 1939 में जो है ये बताया गया था अर्नानियम स्टाउट के द्वारा। कितने होते हैं भैया, पहले देखो होते थे 16, ठीक है, फिर हुए 17, अब जो है 18वां भी शामिल कर लिया गया है, तो अब टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट 18 हो गए हैं अगर अपडेट आप करंट में रह रहे हैं तो। ठीक है, 18वां जो हमारा शामिल किया गया है वो कौन शामिल किया गया है, 17वां शामिल किया गया था कौन सा, निकिल। 18वां हमारा शामिल किया गया है कौन सा, मॉलिब्डेनम, नहीं मॉलिब्डेनम नहीं, कोबाल्ट जो है शामिल किया गया है जो हमारा 8वां। ठीक है, कोबाल्ट याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा कौन सा 18वां जो हमारा शामिल किया गया है, कौन सा शामिल किया है, कोबाल्ट शामिल किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 17 हैं हमारे, इसके लिए आपको फार्मूला जब सॉइल साइंस पढ़ाएंगे तब हम आपको डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, कि अभी इतना टाइम हम इसको नहीं दे सकते हैं कि एक एक चीज़ आपको याद करवा दें, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, आपको फार्मूले से याद करवा देंगे, सारे आपको जो याद हो जाएंगे 18 के 18। ठीक है, साथ में फंक्शनल न्यूट्रिएंट भी हमारे सारे याद हो जाएंगे, कब किसने दिया, सब सारी चीज़ें आपको तैयार करवा देंगे। फिलहाल अभी याद रखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारा किसने दिया था, अर्नान स्टाउट ने दिया था, कब दिया था, 1939 में दिया था। व्हिच इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसको भी फार्मूला आपको बताना है हमको, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल का अगर आप जानते होंगे तो नॉन एसेंशियल अपने आप निकाल लेंगे। एसेंशियल का फार्मूला होता है भैया, एक फार्मूला हम याद करवाए थे VIP हाल में TT, याद करवाएंगे आपको,
ठीक है। तो इसमें जो हमारा है नॉन एसेंशियल जो हमारा है, इसमें जो है ग्लाइसिन हमारा नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में नहीं आता, बाकी सारे एसेंशियल में आते हैं। ये भी जब आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तभी आपका कवर करवाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द सबस्ट्रेट फोटो रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन में हमारा कौन सा सबस्ट्रेट बनता है, तो पीजीए हमारा यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बनता है, पीजीए हमारा बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फोटो फास्फोरिलेशन में क्या बनता है, पीजीए बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो फार्मूला याद कर लो, एक्टिव को, ठीक है, पैसिव के बाद याद कर लो पैरट, तो ये हमारे याद हो जाएंगे। और टाइम एंड एज ऑफ लैंड हमारा क्या होता है, हमारा न्यूट्रल है, टाइम और एज ऑफ लैंड न्यूट्रल हो गया। एक्टिव को मतलब क्या है, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। ठीक है, पैरट मतलब पेरेंट, रिलीफ और टोपोग्राफी हमारे क्या है, पैसिव है। ठीक है, पैसिव पैरट, एक्टिव को मतलब क्या, क्लाइमेट होगा भैया, क्लाइमेट तो हाई है, पेरेंट मटेरियल तो पैरट में गया, ये भी पेरेंट मटेरियल 2 बार एक ही दे दिया, तो ये तो गए पैरट में, बीएचयू का क्वेश्चन पेपर है भाई। बायोस्फीयर यानी ऑर्गेनिज्म, एक ही बात है बायोस्फीयर और ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्लाइमेट और बायोस्फीयर हमारा क्या होंगे, एक्टिव फैक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद ये SiO2 कंटेंट जो हमारा होता है सब बेसिक इग्नियस रॉक में कितना होता है, 65, 60 से हमारा 55 होता है। देखो भैया ऑप्शन देख रहे हो, 55 से 60 और 60 से 55, कितना कंफ्यूजिंग कर रहा है। ये बीएचयू वाले पेपर ऐसा बनाते हैं ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। तो हमारा देखो भैया बात समझो, क्या होता है, 65% से अगर ज़्यादा सिलिका किसी रॉक में पाई जा रही, किसी चट्टान में पाई जा रही, तो उसे हम कहते हैं एसिडिक रॉक। ठीक, 65 से अगर कम पाई जा रही है 60 तक, तो हमारी क्या है, एसिडिक है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक है। ठीक, उसके बाद हमारा अगर 55 से 60 पाई जा रही तो बेसिक है, 55 से कम का पाई जा रही तो अल्ट्रा बेसिक है। और अगर हमारा देखो घटते क्रम में अगर 60 से 55 के बीच में है तो हमारा क्या होगी, सब बेसिक होगी। ठीक, क्या होगी, सब बेसिक इग्नियस रॉक होगी। ध्यान रखना, घटते, अगर बेसिक पूछ रहा होता तो घटते क्रम में होगी, अगर यहाँ एसिडिक पूछेगा तो हमारा क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगी, क्योंकि बढ़ने पर क्या होता है, एसिड बढ़ता है। ठीक है, अगर एसिडिक पूछे, यहाँ सब एसिडिक पूछ रहा होता तो बढ़ते क्रम में लिखा होता ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू करेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, एक्सटेंशन अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें देख लो भैया, इंटरेस्ट है या अटेंशन है, या अटेंशन है या अटेंशन है। तो भैया पहले इंटरेस्ट लोगे या पहले अटेंशन, तो पहले अटेंशन, तुम्हारा अटेंशन अभी इस पेपर पे चल रहा है तो अटेंशन सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा, तुम्हारी चाहत हो जाएगी या कन्विक्शन, पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक, अब तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगा, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी चाह होगी कि हाँ हम पेपर दे लें। उसके बाद क्या होगा, कन्विक्शन, यानी तुम कन्विंस हो जाओगे भाई पेपर देने के लिए, फिर तुम क्या करोगे, पेपर दे ही लोगे, एक्शन होगा, उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो भैया तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, पहले अटेंशन होगा, फिर इंटरेस्ट जगेगा, फिर डिजायर होगी, हमारे अंदर एक उम्मीद होगी, कन्विक्शन होगा, एक्शन होगा, फिर हमें सेटिस्फैक्शन लास्टली मिल जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही है, कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्रम। एक्सटेंशन जो हमारा है वो ऑरिजिनेटेड कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ था, इंग्लैंड में एक्सटेंशन हमारा ऑरिजिनेट हुआ था, लेकिन शब्द हमारा एक्सटेंशन कहाँ से आया था, यूएसए से आया था। ठीक है, पहला केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र हमारा कहाँ बना था, पांडिचेरी में बना था, 1974 में बना था। आज हमारे लगभग 746 748 इतने हो गए, बहुत सारे केवीके खुल गए हैं, हर जगह खुल रहे हैं अब, हर डिस्ट्रिक्ट में। पांडिचेरी में हमारा पहला खुला था 1974 में। सल्फर इज यूज्ड टू कंट्रोल, सल्फर फंजीसाइड, सल्फर जो हमारे फंजीसाइड होते हैं ये किस में यूज किए जाते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, 100 नंबर पे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसको भैया। जो सल्फर कंटेनिंग जो हमारे क्या है फंजीसाइड हैं वो का कंट्रोल करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को में यूज होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द पैथोजन इंटरनली सीड बॉर्न, जो इंटरनली सीड बॉर्न हमारा होता है वो कौन सा होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट किससे होता है, अस्टिलेगोटिट्साई से होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, जो हमारा इंटरनली सीड बॉर्न है क्या है, लूज स्मट ऑफ व्हीट है या अस्टिलेगोटिट्साई है। ठीक है, आगे बात करते हैं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। भैया देखो नॉर्मली जो हमारे प्लांट वायरस हैं इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। लेकिन भैया कुछ प्लांट वायरस है जिसमें डीएनए पाया जाता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड यानी डीएसडीएनए पाया जाता है। तो डीएसडीएनए हमारा किस में पाया जाता है, कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस के एग्जांपल में आपको जो है डीएसडीएनए मिला होगा। कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस में क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अल्टरनेट होस्ट व्हीट रस्ट का कल आपको बताए थे, अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, कैसे होता है, व्हीट रस्ट का एग्जाम्पल भी दिए थे। तो बर्बरी जो है होता है अल्टरनेट होस्ट किसका, व्हीट रस्ट का। अल्टरनेट होस्ट होता क्या है, अल्टरनेट होस्ट मतलब भैया क्या है, एक भैया ये व्हीट है, व्हीट पे एक रोग लगता है व्हीट रस्ट, पक्सिनिया गर्मिस्टेटसाई। ठीक है, इस पे लगा हुआ है व्हीट रस्ट। ठीक है, इसको एक इस पे रहता है ये,
ठीक, उसके बाद क्या हुआ भैया, एक टाइम के बाद व्हीट क्रॉप खत्म हो गई। जब हम व्हीट की कटाई कर लिए अप्रैल मार्च अप्रैल में, व्हीट जब कटाई कर लिए तो ये क्या करेगा, रोग जो हमारा होगा, फंगस होगा, ये क्या करेगा, बर्बरी का प्लांट पकड़ेगा, उस पर जो है चढ़ जाएगा, जाके राह देखेगा व्हीट की। तो ये हमारा जो सेकंड प्लांट होता है इसे अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट पकड़ता है, बर्बरी को पकड़ता है। तो अल्टरनेट व्हीट रस्ट का कौन सा है, बर्बरी है। सीड वाल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, जो फंजाई की जो हमारी जो सेलवाल है, सेलवाल हमारी जो फंजाई की है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन हमारी क्या है, काइटिन हमारी नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, काइटिन हमारी क्या होती है, एक पॉलीसेकेराइड है, उसमें नाइट्रोजन भी जुड़ा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं इंसेक्ट की भी जो सेलवाल बनी होती है, किसकी बनी होती है, जो बाहर की क्यूटिकल बनी होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। Which of the following is considered the father of Indian phytopathology? क्वेश्चन आपको कल ही पढ़ाए थे। इजे बटलर को माना जाता है क्या, फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। इजे बटलर जो हमारे आपको दिख रहे हैं वो हमारे क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which one of the following belong to the chlorinated hydrocarbon? क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन का एक जो हमारा इंसेक्टिसाइड है कौन सा है, इंडोसल्फान हमारा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडोसल्फान हमारा क्या है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है। मोल्टिंग फ्लूइड, मोल्टिंग फ्लूइड में मोल्टिंग क्या होता है, देखो भैया, जो निर्मोचन, खाल का उतर जाना, उससे क्या हो, अगली स्टेज में पहुंच जाना। जैसे बात समझो, सबसे पहले एग बनता है, एग होता है, एग से हमारा क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वे से हमारा क्या बनता है, प्यूपा बनता है, प्यूपा से हमारा क्या बनता है, एडल्ट इंसेक्ट बनता है। तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, मोल्टिंग करनी पड़ती है। उस मोल्टिंग में एक भैया फ्लूइड निकलता है, जिससे इनकी क्या होती है, ऊपर की त्वचा हटती, तभी तो अंदर से नई चीज़ निकलेगी। तो मोल्टिंग होने के लिए भैया जो फ्लूइड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हाइपोडर्मिस से निकलता है। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस आप लोग पढ़े होंगे, तो हाइपोडर्मिस से हमारा क्या होता है, मोल्टिंग फ्लूइड निकलता है। सारी ग्लैंड ज़्यादातर हाइपोडर्मिस में ही पाई जाती हैं, इसमें मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड भी पाई जाती है। ठीक है, 10 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, आपको बताएंगे जब आपको एंटोमोलॉजी पढ़ाएंगे तो 10 ग्लैंड का नाम बताएंगे, सारी चीज़ें किसमें किसमें क्या होता है सब बताएंगे। चेलिसेरी आर प्रेजेंट इन, चेलिसेरी भैया, एक चेलिसेराटा जो हमारा होता है क्या है, सब फाइलम है। जैसे हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है जिसमें इंसेक्टा क्लास है, वैसे हमारा एक सब फाइलम है किसका, आर्थ्रोपोडा का ही, जिसे हम बोलते हैं क्या, चेलिसेराटा, उसमें पाई जाती है चेलिसेरी। और चेलिसेराटा फैमिली का जो है हमारा क्या है, जैसे बिच्छू उसमें आता है, स्कॉर्पियंस उसमें आते हैं, तो स्कॉर्पियंस हमारा क्या होंगे, चेलिसेरी उसमें पाई जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाइब्रिड वेराइटी वर फर्स्ट कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन, सबसे पहले कौन सी फसल में हाइब्रिड वैरायटी उगाई गई थी, तो मक्के में भैया हमारी सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी उगानी शुरू हुई थी, जो है कौन सी, डबल जीन और सिंगल जीन हाइब्रिड वैरायटी उगाई गई थी। सबसे पहले देखो जो सिंगल जीन उगाई गई किसने उगाई थी भैया, सिंगल जीन उगाई थी हमारी EM ईस्ट और GH सल ने। ठीक है, उसके बाद डबल जीन किसने उगाई थी, DF जोन्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी सबसे पहले कब उगानी शुरू हुई, किसमें उगानी शुरू हुई, मक्के में। ठीक, द प्लांट पार्ट टू बी कल्चर्ड इन विट्रो, इन विट्रो मतलब क्या है भैया, कांच का गिलास है हमारे पास, उसमें क्या करें हम, पूरा कल्चर मीडिया तैयार करें, उसके बाद उसमें क्या करें हम भैया, कोई पार्ट डालें प्लांट का, उसको क्या करें, ग्रो करवा दें पूरा इन विट्रो में धर के ग्रो करवा दें, तो उसे ऐसे फर्टिलाइजेशन करवा दें, तो ऐसे प्लांट को, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, जो पुराना प्लांट था उसका एक पार्ट लाए हम, उसकी एक मान लो क्या किया हम, पुराना प्लांट था उसकी क्या किया, एक हम सेल लाए, कंप्लीट सेल ले आए। कंप्लीट सेल को क्या किए, लेके आए यहाँ पर, और लेके आए और ग्लास में रखे, उसके बाद इसका क्या किए हम, इसमें क्या किया, सेल डिवीजन करवाना शुरू किए। सेल डिवीजन करके क्या किए, ऑर्गन बना दिए, प्लांट का कोई अंग बना दिए। उसके बाद उस अंग से क्या किया, पूरा प्लांट तैयार करवा दिए। अब इस पूरे प्लांट को तैयार जब करवा दिए तो उस जो पुराने प्लांट का भाग लाए हैं तो वो क्या होगा, एक्स होगा उसका, तो एक्स प्लांट हो गया। द इनिशियल सीड ऑफ वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडर, ब्रीडर किसको पैदा करता है, ब्रीडर बनाता है न्यूक्लियस सीड को, और न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर सीड से हमारा क्या बनता है, रजिस्टर्ड से हमारा फाउंडेशन से हमारा क्या, सर्टिफाइड सीड बनता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जानते हो कि सब लोग। ठीक है, सबका टैग कलर क्या होता है, न्यूक्लियस का हमारा गोल्डन येलो होता है, ब्रीडर का भी हमारा गोल्डन येलो होता है, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड का हमारा ब्लू होता है, सर्टिफाइड का हमारा क्या होता है, पर्पल होता है। ठीक है, और फाउंडेशन का हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है। सर्टिफाइड सीड किससे बनता है, अभी आपको बता दिए थे किससे बनता है, फाउंडेशन सीड से बनता है। फाउंडेशन का हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है। प्रूजनी ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, जो प्रूजनी यानी जो
सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, मतलब आपसी में संकरण कर ले रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड में क्या होगा भैया, जो प्रोजनीय संतति बनेगी वो कैसी होगी, होमोजाइगस होगी, सेम टू सेम अपने पप्पा मातारी जैसा। जब कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, होमोजाइगस पैदा होगी। और हेट्रोजाइगोसिटी होना जरूरी है अगर प्लांट में हमको क्या करना है, कुछ नए परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन लाने हैं, हेट्रोसिस लाना है, ठीक है, हाइब्रिड विगर बनाना है, उसके लिए हेट्रोजाइगोसिटी जरूरी होती है। टर्म हेट्रोसिस बताया आपको कौन सा, हेट्रोजाइगस जो नेचर होता है। हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, आपको बता दिए थे कि जो पेरेंट हैं उनसे जो हमारा संतति पैदा हो रही है वो पेरेंट से ज़्यादा सुपीरियर हो, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस। ये शब्द दिया था सल ने, ठीक है, सल ने दिया था हेट्रोसिस शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 115वां ऑप्शन, अब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो होता तो एक्चुअली में यह है पार्थेनोकार्पी। क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है, ठीक है, पार्थेनोकार्पी। लेकिन पार्थेनोकार्पी ऑप्शन में नहीं है तो आपको पार्थेनोजेनेसिस में मारना पड़ेगा। बीएचयू का क्वेश्चन पेपर है भैया। विदाउट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में जो हमारी शक्कर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, ठीक है, जो शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में वो हमारी कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। पूरा नाम ही उसका डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड है ही है, ठीक है। तो शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, और अगर आरएनए होता तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता तो राइबोज शुगर पाई जाती। व्हेन सिंगल जीन, एकलौता जीन हमारा क्या कर रहा है, अफेक्टिव मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज। एक जीन हमारा, आपको बताए थे 4 बार बता चुके भैया, एक जीन है हमारा अब बहुत सारे कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पिलियोट्रॉपी कहते हैं। जब जेनेटिक्स पढ़ाए थे तब बताए थे, कल पिछले पेपर में भी एक पिलियोट्रॉपी से क्वेश्चन आ गया था, इस बार भी पिलियोट्रॉपी से क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद गंगा 5 किसकी वेराइटी है, गंगा 5 वेराइटी भैया किसकी है, मक्के की है। सिंपल सी बात है, गंगा 5 मक्के की वेराइटी है। अ कैरेक्टर गवर्न्ड बाय वन जीन, एक जीन एक कैरेक्टर को अगर गवर्न करे, ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं मोनोजेनिक, और ऐसे कैरेक्टर कहलाते हैं क्वालिटेटिव। तो मोनोजेनिक इसमें सही होगा, उस जीन को कहेंगे मोनोजेनिक, उस कैरेक्टर को कहेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। जो हमारा होता है पैडी, पैडी में क्या करते हैं हम लोग भैया, करते हैं सिंचाई, तो हमारा कुछ ऊपर वाला जो रीजन होता है वहाँ तक तो क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँचती है, तो और उसके नीचे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। तो ऊपर से 1 से 10 mm तक जो हमारा है क्या है, ऑक्सीडाइज लेयर मानी जाती है, जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। उसके बाद हमारा कहा जाता है रिड्यूस्ड जोन, ठीक। उसके बाद नीचे वाला हमारा क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड जोन। तो 1 से 10 mm इसका ऑक्सीडाइज जोन होगा भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए भैया बस इतना ही, 120 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भैया क्वेश्चन जरूर कॉपी पेन आप अगर लेके बैठेंगे, अगर आपको ये लग रहा हो कि हम बहुत तेज़ी से आंसर बता दे रहे हैं, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, क्योंकि आपको आंसर लिखना बहुत जरूरी है, आंसर देना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी पर पहले का सी दूसरे का बी लिख के अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको टेस्ट देने का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।